आप स्क्रीन में देख लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन में आपको जो यहाँ पर व्यक्तित्व दिख रहे हैं वह है वामनराव बलीराम लाखे हैं। यह छत्तीसगढ़ के प्रख्यात वकील हुआ करते थे, पत्रकार हुआ करते थे और छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुआ करते थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वह प्रमुख रूप से रायपुर से हुआ है। यह रायपुर के नाम से अगर देखा जाए तो रायपुर में इन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां दी है। इन्हें सहकारिता का जनक कहा जाता है। रायपुर में सहकारिता का जनक अगर किसी को बोला जाता है वह हो जाएंगे वामनराव बलीराम लाखे, क्योंकि इनके नाम के आगे लाखे लगा हुआ है। तो कुछ लाख, जैसे कि पहले शिवाजी के साम्राज्य, मराठा साम्राज्य से कुछ पार्ट छत्तीसगढ़ में आ गए थे बिंबाजी भोसले के समय, तो वहां से इनके जो पिताजी थे पूर्वज थे वो यहाँ आ गए थे और लाख रुपए की वसूली कर प्रशासन को दिया करते थे। इसलिए नाम के आगे इनके लाखे का बताया जाता है। तो अब देखिए इनके पूरा नाम हो जाता है वामनराव बलीराम लाखे। अब ये मूलतः रायपुर से निवास करने का इनका संबंध हो जाता है। इनको छत्तीसगढ़ में रायपुर में सहकारिता का जनक बोला जाता है, सहकारिता के संत, सहकारिता के पितामह। आपका कॉम्प्लिकेशन चालू होता है एक पहले वाले पार्ट से, ठाकुर प्यारेलाल सिंह से, सहकारिता के जनक, और ये भी सहकारिता के जनक है पर रायपुर के नाम से इनका नाम आएगा। रायपुर में सहकारिता का जनक बोला जाएगा तो वामनराव बलीराम लाखे हो जाएगा। अब देखिए ये मतलब 1913 का समय था। इन्होंने अपना जीवन क्षेत्र सहकारिता के क्षेत्र में समर्पित कर दिया, क्योंकि सहकारिता को इन्होंने सबसे प्रमुख योगदान के रूप में अपने जीवन में माना है कि मुझे किसानों के लिए बहुत सारा आर्थिक उन्नति का कार्य करना है। ग्रुपिंग बनाया। किसानों का शोषण उस समय बहुत होता था। किसानों से मतलब जो उनकी खेती बाड़ी के लिए उनको ऋण दिया जाता था, ऋण के बदले उनका जो जमीन था वो गिरवी रख दिया जाता था और सूद पे सूद, ब्याज पे ब्याज का यह चलन होता था, जिससे किसान कभी उठ नहीं पाता था। तो उन्होंने 1913 में यह कल्पना की कि नहीं, मैं एक ऐसा सहकारी बैंक की स्थापना करूंगा जिसमें किसानों को आसानी से पैसे उपलब्ध हो जाएं, उनको कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो जाए, वो अपना कार्य अच्छे से कर सके। तो रायपुर में 1913 में इन्होंने प्रथम बार कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की, यानी कि सहकारी बैंक की स्थापना की। प्रश्न जरूर आएगा कि रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक के स्थापना करता कौन हो जाएंगे प्रथम, तो इनका नाम आएगा वामनराव बलीराम लाखे का नाम आएगा। फिर देखिए फिर ये क्या है, ये बूढ़ापारा जो आपका देख रहे हैं, रायपुर का बूढ़ापारा, वहां से यह नगर के उस क्षेत्र के पार्षद के रूप में बारंबार चयनित हुए हैं। पार्षद के रूप में इनका जीवन बहुत ही उत्कृष्ट रहा है। लोगों की समस्याएं सुना करते थे और वहां जब नगर निगम तक जाते थे, नगर पालिका तक जाते थे, तब ये रास्ते में पूरे लोगों की यहाँ पर फरियाद सुनते थे, समस्याओं को सुनते थे। एक पार्षद भी बहुत कुछ काम करते थे। पार्षद के रूप में बहुत सारा काम इन्होंने किया है। अपने क्षेत्र का इन्होंने बहुत कुछ निराकरण किया है। फिर कुछ समय बाद 2 बार यह रायपुर के नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे हैं। नगर पालिका के जो भवन है वो अपने घर तक जाते थे तो यह पैदल यात्रा करते थे, ताकि लोगों की समस्याएं बीच बीच में सुनते चला चलूं। अगर मैं सीधे वाहन में जाता हूं तो लोग मुझसे अपनी बातें कह नहीं पाते हैं, एक जगह मिलना थोड़ा सा अनिश्चित होता है, तो पैदल जाया करते थे और बीच में जो भी उनको समस्या बताता था बकायदे उनको बहुत अच्छे से सुनते थे और उनकी निराकरण करने के लिए तत्पर रहा करते थे। इस प्रकार से जन सामान्य को उनसे बहुत खुशी होती थी कि हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व सामने है जिसे हम सारी बातें कहते हैं और निराकरण भी अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर वामनराव बलीराम लाखे एक बहुत ही अच्छे नगर पालिका पार्षद रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। यहाँ पर उनकी योग्यता बहुत अच्छी थी। अब देखते हैं कि रविशंकर शुक्ल और हम देखते हैं छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक माधवराव सप्रे, ये तीनों कनेक्शन में हैं एक दूसरे के। कैसे कनेक्टेड हुआ, जब ये मिडिल स्कूल मतलब उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर में तीनों पढ़ाई कर रहे थे तो वहां पर रविशंकर शुक्ल भी आए थे पढ़ाई करने, और जो माधवराव सप्रे थे वह भी वहां पढ़ाई करने आए थे। पढ़ते हुए इनमें बहुत अच्छी मित्रता हो गई, इतना अच्छा ट्यूनिंग हो गया कि तीनों ने भारत की आजादी का बीड़ा उठाया। जिसमें से वामनराव लाखे हैं, इन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में अपने आप को चुना कि मैं सहकारिता के क्षेत्र में काम करूंगा। पंडित रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री के तौर पर राजनीति के क्षेत्र में निकल गए और माधवराव सप्रे पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में निकल गए। पर तीनों की मित्रता इतनी अच्छी थी, तीनों भारत की आजादी के लिए काम कर रहे थे, बाकायदे संपर्क में रहते थे, मिलते थे तो पूरी दुनिया भूल जाते थे कि इनसे बड़ा कोई मित्र नहीं था और इनसे बड़ा कोई देशभक्त भी नहीं था। देशभक्ति की भावना मित्रता में भी निखर रही थी।
तो माधवराव सप्रे आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ का सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र था और मासिक था। 1900 में इन्होंने पत्रकारिता का यहाँ पर नींव डाला था। पेंड्रा रोड जो बिलासपुर का सीपी है, वहां से इन्होंने प्रथम प्रकाशन चालू किया था। जन जागृति के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा एक शुरुआत है। यह यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना यहाँ से शुरुआत हुई। इसी में जो देख रहे हो वामनलाल बलीराम लाखे हैं, इनसे काफी अच्छे संबंध थे, पढ़ाई के समय से ही मित्रता काफी अच्छी थी। तो इनका मदद किए और प्रोपाइटर का यहाँ पर बतौर इन्होंने कार्य किया। तो इस छत्तीसगढ़ मित्र से वामनलाल बलीराम लाखे का भी पूरा योगदान मिलता है, और माधवराव सप्रे तो है ही है। और इसके बाद रामराव चिंचोलकर जो देख रहे हो सह संपादक के रूप में छत्तीसगढ़ मित्र में रहे हैं। तो देख रहे हो तीनों मिलकर एक छत्तीसगढ़ में जन जागृति के लिए बहुत बड़ा सराहनीय कार्य किए थे। तो इस तरह जो इनका जो व्यक्तित्व रहा है बहुत ही अनुपम रहा है। मरने के बाद भी इनके स्मृति में जिस स्कूल की स्थापना इन्होंने अपने जीते जी की थी, उसी स्कूल का नाम मतलब श्री वामनराव बलीराम लाखे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर का नामकरण यहाँ पर कर दिया गया है। इनके नाम से कई चीजें स्थापित की गई हैं। तो चलिए इनके बारे में और भी देखते हैं विस्तृत जानकारी, जो आपको नोट्स बनाने में मदद करेगा। पहचान लीजिए इनको, इनका चेहरा, इनका रूप, इनके हाव भाव, इनके चेहरे से लगता है कि यह बहुत बड़े देशभक्त भी हैं। चेहरा ही बता रहा है। हाँ, आपने एक बार सही बताया था कि सन 1920 में गांधी जी के संपर्क में आए थे। देखिए, गांधी जी के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता था वो गांधी जी एकदम चुंबक की तरह थे। गांधी जी एकदम सख्त चुंबक की तरह थे। उनके पास जो भी जाता था आकर्षित होकर रह जाता था। जब असहयोग आंदोलन का समय चल रहा था तो यहाँ पर देखिए सभी ने उपाधियों का त्याग चालू किया था। तो छत्तीसगढ़ से भी कई बैरिस्टर ने यहाँ पर उपाधियों का त्याग किया था, जिसमें वामनराव बलीराम लाखे ने भी अपनी बैरिस्टर की उपाधि त्याग कर दी थी। अंग्रेजों के द्वारा किसानों के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने के लिए इनको क्या उपाधि मिली थी? राय साहब, राय साहब, राय साहब, राय साहब और राय बहादुर नाम से बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है। राय साहब और राय बहादुर नाम से प्रश्न आ चुका है कि राय बहादुर की उपाधि किसे मिली थी और राय साहब की उपाधि किसे मिली थी। तो देखिए, अंग्रेजों ने इन किसानों के विकास के लिए बहुत अच्छा काम देकर इनको राय साहब की उपाधि दी थी, राय साहब की उपाधि दी थी। लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन का समय आया तो इन्होंने अपनी उपाधि त्याग दी। बोले हमें आपकी उपाधि नहीं चाहिए, हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हम आपकी उपाधि के मोहताज नहीं है। तब क्या हुआ? तब पूरे कम्युनिटी ने, पूरी जनता ने मिलकर इनको लोकप्रिय की उपाधि दी। तो लोकप्रिय याद रहना चाहिए और राय साहब भी याद रहना चाहिए। साहब कौन बोलता था? अंग्रेज बोलते थे, ठीक है ना। साहब में याद रखेंगे, साहब अंग्रेज लोग बोलते थे। और लोकप्रिय, प्रिय किसके थे? जनता के थे। तो दोनों को अलग अलग याद कर लेना है। और असहयोग आंदोलन के समय इन्होंने वकालत तक का भी त्याग कर दिया था कि ऐसी वकालत की डिग्री हमारे तुम्हारे न्यायालय में हमको करनी ही नहीं है। हम अपने भारतीयों के लिए और अपने जनता के लिए यहाँ पर कार्य करेंगे। हम सहकारिता पुरुष हैं, हम सहकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय विद्यालयों की भी स्थापना 1921 में यह किए थे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना उसी समय किया जा रहा था। अंग्रेजों के सारे विद्यालयों का त्याग किया जा रहा था और 1921 में यहाँ पर अपने हिसाब से इन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की कि हमारे बच्चे, हमारे यहाँ के शिक्षक पढ़ाएंगे, हमारे यहाँ के बच्चे ही पढ़ेंगे, अंग्रेजों के स्कूल की जरूरत हमें नहीं है। इस प्रकार से इनका जीवन बहुत ही उल्लेखनीय रहा है। अब विस्तार से चलते हैं। पूरा व्यू समझ में आ गया? चलिए, तो एक पत्रकार भी याद रखना है कि यह एक पत्रकार थे। आप लोग भी कई प्रकार से काम करते हो, 3-4 क्षेत्र आपका भी होता होगा। एक पत्रकार थे, एक वकील थे, वकालत देख लिया आपने, वकालत किया था, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अब इनकी उपाधियों से शुरू में मुझे रखना इसलिए जरूरी था कि आखिर इनके लिए क्या क्या उपाधियां बनी हैं जिनसे क्वेश्चन उठते हैं। तो रायपुर जिला में सहकारिता आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। जब सहकारिता आंदोलन के जनक का प्रश्न आता है तो वहां पर ठाकुर प्यारे लाल भी आ जाते हैं और यह भी आ जाते हैं। तो दोनों में से कोई एक ही नाम होगा तब तो बन जाएगा, ठीक है, तब तो बन जाएगा। लेकिन सीधे सीधे पूछा जाए कि रायपुर में सहकारिता के जनक किसे बोला जाता है, तब इनका नाम आएगा, लाखे जी का नाम आएगा। तो यहाँ पर रायपुर को याद कर लेंगे। तो रायपुर जिला में सहकारिता आंदोलन के जनक हो जाएंगे क्या बोले, बलीराम लाखे हो जाएंगे। सहकारिता के पितामह
बलीराम लाखे, सहकारिता के संत बलीराम लाखे, तीनों रूप में पूछा जाए बन जाना चाहिए। अब रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किए थे, 1913 में किए थे। तो रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक की स्थापना करता हो जाएंगे ये वामन राव बलीराम लाखे हो जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर नाम मिस होता है, लाखे, लाखे याद रखना है यहाँ पर। अब देखिए, रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष 2 बार बने थे। इससे पहले यह कई बार पार्षद बन चुके थे। नगर पालिका के सदस्य मतलब पार्षद बन चुके थे। रायपुर नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष बने थे। यह कूट वाले क्वेश्चन में आता है, क्या बलीराम वामन राव लाखे रायपुर नगर पालिका के पार्षद रहे थे? क्या यह रायपुर नगर निगम या नगर पालिका के अध्यक्ष रहे थे? 2 बार रहे थे, 3 बार रहे थे, ऐसा करके पूछा जा सकता है। तो याद रखना है कि 2 बार यह नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। मैंने बताया था कि यह पैदल घर आते जाते थे, बूढ़ापारा से लेकर पूरा यहाँ पर भ्रमण करते थे, पैदल ही लोगों की समस्याओं का निराकरण करते चलते थे। इनसे अच्छा पार्षद कोई नहीं था उस समय। अब आते हैं 1900 में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ मित्र के प्रोपाइटर बने थे। मैंने बता दिया था कि छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक कौन थे? पंडित माधवराव सप्रे थे। उन्होंने सन 1900 के समय यह छत्तीसगढ़ मित्र का यहाँ पर प्रकाशन प्रारंभ किया। क्योंकि यह अकेले का काम नहीं था, इसलिए इनके सहयोगी बने थे यहाँ पर वामन राव लाखे बने थे। उनको प्रोपाइटर का यहाँ पर पद प्रदान किया गया है, प्रकाशन करवाते थे। बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी। 2 लोग तो यहाँ पर मुख्य थे, पर संपादक यहाँ पर कौन थे? माधवराव सप्रे थे। और सह संपादक कौन हो जाएंगे यहाँ पर? रामराव चिंचोलकर हो जाएंगे सह संपादक। तीनों को याद रखना, 3 लोग का नाम बिल्कुल याद रखना है। एक हो जाएंगे माधवराव सप्रे, दूसरे हो जाएंगे वामन राव लाखे, शॉर्ट में लिख रही हूं, और तीसरे हो जाएंगे रामराव चिंचोलकर। क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ चीज है, पिछली कक्षाओं में सब कुछ लिख चुके हैं। माधव वामन राम कर लेना, माधव वामन राम, 3 लोग का नाम तो बिल्कुल कंठस्थ कर लेना। 3 का संबंध है ही। उसके बाद राय साहब की उपाधि आते हैं। मैंने शुरू में बता दिया था कि साहब बोलेंगे तो अंग्रेजों की उपाधि ले लेना है, ठीक है। अप्रिय बोलेंगे तो जनता का प्रिय ले लेना है। तो राय साहब की उपाधि कौन दिया था? अंग्रेज दिए थे, ब्रिटिशों ने दिया था। किस लिए दिया था? किसानों के लिए सहकारिता के क्षेत्र में काम चालू कर चुके थे। उनके काम को देखते हुए थोड़े से उचकाते हैं, नहीं देखते हो, तो उचकाते हुए उनको दे दिया। मतलब काम को देखते हुए बोले कि आप बहुत अच्छा काम करते हो, ताकि अंग्रेजों के हितैषी भी बने रहे, है ना। तो उनके हित को देखते हुए यहाँ पर बोले कि आप हमारा भी साथ रहेंगे, मतलब हमारे विरुद्ध नहीं जाएंगे। ऐसा उनको रहने के लिए लोभ लालच के चलते ही दे देते थे। तो यहाँ उनको राय साहब की उपाधि से नवाज दिए। अब जब असहयोग आंदोलन की बारी आई तो यह सब रास नहीं आने वाला है। कोई राय साहब की उपाधि से हम क्या करेंगे भाई? उससे क्या मिलना है हमको नहीं चाहिए। उपाधियों का तो फिर जनता ने बौछार कर दिया। राय साहब के बजाय लोकप्रिय की उपाधि दे दी इनको। फिर यहाँ पर लोकप्रिय की उपाधि मिल गई इनको। तो ज्यादा अच्छा उपाधि है ना लोकप्रिय, बहुत अच्छा उपाधि है यह। जन्म से पता चलता है कि कहाँ का कौन निवासी है, उसका कार्य क्षेत्र कहाँ पर होगा, इसलिए जन्म को जानना बहुत जरूरी है। कम से कम प्रमुख जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनका जन्म पता होना चाहिए, क्योंकि उनका पूरा जो संग्राम का एरिया है ना, वहीं से शुरुआत होता है। जैसे पंडित सुंदरलाल शर्मा का राजिम क्षेत्र है, राजिम में ही उन्होंने कभी समाज की स्थापना की, बहुत सारी शुरुआत वहीं पर, मंदिर प्रवेश भी राजिम में करवाया था। मतलब उनका निवास ही बहुत कुछ बता देता है। अब इनका निवास देखते हैं, रायपुर में है। रायपुर में जन्म हुआ है। जन्म कब हुआ है? 17 सितंबर 1872। 1818 से अंग्रेज चालू थे यहाँ पर। 1872 ब्रिटिश राज्य में ही जन्म लेने वाले बालक थे यहाँ पर। इनके पिता हैं पंडित बलीराम गोविंद राव लाखे। पंडित बलीराम गोविंद राव लाखे, क्योंकि बलीराम इनके नाम के भी सरनेम में लगा हुआ है। बलीराम क्या है? वामन राव लाखे। बलीराम वामन राव बलीराम लाखे, इस तरह से ज्यादा लंबा नाम पड़ जा रहा है। ये बलीराम को याद रखेंगे, ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अब देखते हैं मृत्यु को भी साथ में याद रखें। मृत्यु से क्या पता चलता है कि इनका योगदान कब तक रहा है, क्योंकि जिसका अगर मृत्यु भारत छोड़ो आंदोलन से पहले हो गया है तो आप उसका आंसर भारत छोड़ो आंदोलन में लोगे तो गलत हो जाएगा। व्यक्ति जीवित नहीं है, कैसे ले लोगे? तो मृत्यु से ये पता चलता है कि कब तक का योगदान इनका बनता है। तो 1948 भारत आजाद
हो गया था, इसका मतलब है ना। तो यहाँ पर 21 अगस्त 1948 तक का समय इनका रहा है। उसके बाद 21 अगस्त को जो यहाँ पर एक बहुत प्रमुख विभूति को छत्तीसगढ़ ने खो दिया है, उनकी मृत्यु हो गई थी यहाँ पर। अब देखते हैं इनके बारे में, जन्म मृत्यु देख लिए। अब इनका शिक्षा से क्या पता चलता है कि कहाँ पर ये पढ़े थे और इनसे मुलाकात किसका किसका हुआ, कई मित्र कौन कौन से बने। आप लोग भी पढ़ते हो एक जगह रहकर, कहाँ कोई इस जगह से आया है तो कोई उत्तर से आया है तो कोई दक्षिण से आया है, कोई पाताल से आया है, ठीक है कोई उड़कर आया है। तो क्या होता है, सब मिलते हो क्लास में मिलने के बाद एक अच्छा परिचय बनता है। तो वो परिचय देखो आगे एक भारत का सेनानी बना दिया, वह परिचय ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का 3 मूर्ति बना दिया यहाँ पर। तो इनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ पे हुई है और माध्यमिक शिक्षा कहाँ पे हुई है, सीधे सीधे रायपुर में रहते थे, रायपुर में ही पढ़े हैं। वहीं पर पढ़ता है जहाँ रहता है हर कोई, वहीं पर प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा ले लेता है। अब माधवराव सप्रे एवं रविशंकर शुक्ल से यहीं पर मुलाकात हुई, क्योंकि यह दोनों भी यहाँ पर पढ़ने आए थे। यह इतनी प्रगाढ़ दोस्ती आगे जाकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक बहुत बड़ा गट्स बन गया। देखिए यहाँ पर माधवराव सप्रे से भी आगे ही आगे बढ़े हैं और रविशंकर शुक्ल के साथ भी इनका बहुत बड़ा परिचय क्षेत्र रहा है। यह तो मुख्यमंत्री सीधे बने हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। माधवराव सप्रे एक जन जागृति के प्रमुख यहाँ पर योगदानकर्ता हो जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ मित्र, और बहुत बड़े बड़े साहित्य को इन्होंने लिखा है। और यहाँ पर वामन लाखे हैं, वो सीधे सीधे सहकारिता के क्षेत्र में अपने आप को बढ़ा दिए हैं। देख लो 3 देव हैं और तीनों देवों ने बहुत बड़े बड़े कार्य यहाँ पर किए हैं। अब इनकी उच्च शिक्षा की बारी आती है, तो उच्च शिक्षा सीधे सीधे नागपुर, क्योंकि नागपुर उनका हेड जगह था, नागपुर मुख्यालय था, हर चीज का मुख्यालय नागपुर था। तो नागपुर आगे की पढ़ाई की, वहीं पर लॉ की पढ़ाई की और बैरिस्टर ले लिए वहां से। अब उपलब्धियां देखते हैं। से जरूरी है कि प्रश्न आता है और नहीं आता है फिर भी यहाँ रखना है, क्योंकि कब कैसा क्वेश्चन आ जाए और किस डेट से पूछा जाए। तो 1904 में क्या किया इन्होंने, वहां नागपुर से लौट आए, वकालत की इन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली और 1904 से ही रायपुर में क्या किया इन्होंने, वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। बहुत अच्छे वकील थे यह। अब 1913 से क्या होता है, सहकारिता की शुरुआत। यह रविशंकर शुक्ल से जब भेंट किए थे और ये माधवराव सप्रे से जब भेंट किया करते थे, तो इतनी अच्छी मित्रता थी कि जब तीनों मिलते थे, बात करते थे, तो भारत की आजादी के प्रश्न पर बात करते थे। क्षेत्र बांटते थे कि आप किस क्षेत्र में कार्य करिएगा, आप किस क्षेत्र में कार्य करिएगा। देखिए 3 विभूतियों का मिलन जब यहाँ पर होता है, तो कार्य क्षेत्र में भारत की आजादी की बात हुआ करती थी। पंडित रविशंकर शुक्ल का कहना था कि मैं भारत के मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे मैं आजादी लाना चाहता हूँ, और संग्राम में सारे तो रहेंगे ही, क्योंकि गांधी जी के सारे जितने भी चल रहे हैं आंदोलन, उसमें मिलकर काम करना है। तीनों मिलते थे, तीनों ने जन जागृति का भी कार्य किया है। माधवराव सप्रे तो पूरे देख रहे हो, छत्तीसगढ़ मित्र, और इतने बड़े बड़े साहित्य की इन्होंने रचना की है, उसके माध्यम से जन जागृति की थे। स्वदेशी आंदोलन और बाइकाट बहुत बड़ी इनकी रचना है, जिससे जन जागृति विश्व लेवल पर भी पहुंच गया था माधवराव सप्रे का। और यहाँ पर खुद वामन राव लाखे थे, सहकारिता के जनक थे। किसानों को शोषण से बचाने के लिए सहकारिता पूरा यहाँ पर बेस बना दिए थे। कोऑपरेटिव बैंक, किसी सूदखोरी में नहीं फंसना है किसी को, पहला यहाँ पर 1913 में यहाँ पर नींव रख दिए थे। आगे यहाँ तक सहकारिता की शुरुआत की है रायपुर में, रायपुर याद रखेंगे, पहला कोऑपरेटिव बैंक रायपुर में स्थापित किए थे ये। अब पहले तो ऐसे किसी भी भवन में स्टार्ट चल रहा था, पर 1930 आते आते इनको अपना भवन बनवा लिए थे। एक बहुत बड़ा वहां पर भवन इसका आज भी स्थापित है। 1930 में इस भवन की स्थापना अपने भवन के रूप में हो गई थी। 1915 में आते हैं होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग मतलब क्या होता है, होम मतलब क्या हुआ, घर, होम रूल अपने घर का रूल, अपने घर का होम का रूल खुद बनाना है। तो छत्तीसगढ़ में रायपुर से होम रूल लीग का जो यहाँ पर संपादक कर रहे थे, यानी कि नेतृत्व कर रहे थे, वह कौन कर रहे थे, यही कर रहे थे, वामन राव लाखे कर रहे थे। तो इनका सीधा संबंध कहाँ से हो जाएगा, रायपुर से हो जाएगा। देखिए मैं रायपुर यहाँ पर नाम आने लगा है, अब रायपुर से सारी चीजें अब ये कर रहे हैं, तो इनका सीधा संबंध रायपुर से हो जाएगा। रायपुर में ही होम रूल लीग का कार्य यहाँ कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं। अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, सारी ऐतिहासिक चीजें हैं, मतलब ये व्यक्ति इतिहास से जुड़ जाते हैं। आपका यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रहा है। आप ये नहीं कर सकते हो कि हम अधूरा पढ़े हैं, बस व्यक्तित्व को पढ़े मतलब उनका हिस्ट्री पूरा आ गया। मॉडर्न हिस्ट्री मतलब यहाँ से पूरा लग जाता है इनका, कि ये सारे लोग मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। आपका जो प्राइमरी हिस्ट्री है वो सब तो गुप्त काल हो गया,
है ना, ये नागवंश, ये सब जितने हो गए, बस्तर के राजाएं हो गए पुराने, ये सब तो आपके प्राइमरी हिस्ट्री में चला जाता है। मिडिल हिस्ट्री में क्या हो जाएगा, जो मध्य हिस्ट्री होता है उसमें बिंबाजी भोसले लोग आ जाते हैं, मराठा आ जाते हैं, ये सब उसमें कलचुरी शासन आ जाएंगे। मगर पर मॉडर्न हिस्ट्री बोलेंगे, आधुनिक इतिहास बोलेंगे छत्तीसगढ़ का, ये सारे लोग वहां पर हो जाते हैं। उन्नीस सौ बीस का समय आपको याद आ गया, बताइए। असहयोग आंदोलन का समय था। गांधी जी से मुलाकात हुई, गांधी जी के संपर्क में, गांधी जी के आदर्श और विचारों को इन्होंने जाना। गांधी जी को बताया था मैंने कि बहुत बड़े चुंबक थे भारत में, बहुत सख्त चुंबक थे, जो भी इनके संपर्क में जाता था उन्हीं का होकर रह जाता था और स्वतंत्रता संग्राम में बस शरीक हो जाता था, कूद जाता, फिर तो उसको अपना जीवन भी नहीं दिखता था। भारत की आजादी ही केवल यहाँ पर नजर उनको आती थी। तो असहयोग आंदोलन के समय इनको राय साहब की उपाधि का इनको त्याग करना था, क्योंकि इससे पहले अंग्रेज इनको दे चुके थे राय साहब की उपाधि, नहीं चाहिए था, ऐसी उपाधियों की हमको आवश्यकता नहीं है। बार बार बता रही हूँ, लोग फेंक देते थे उपाधियों को फेंक दिया करते थे। अच्छा आप बताइए कि आपके आजादी से ज्यादा किसी की परतंत्रता है क्या ठीक? आजादी अच्छी है कि किसी का जबरदस्ती पड़ोसी का गुलामी अच्छा है? आजादी अच्छी है, और आजादी इस प्रकार की अच्छी है क्योंकि आजाद होना भी जरूरी है। अंग्रेजों का गुलाम कौन होना चाहेगा? दूसरा आके यहाँ राज्य कर रहा था, ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? किसी को बर्दाश्त नहीं थी। इसलिए लो अपनी उपाधि, लो अपनी बैरिस्टर, तुम अपना कोर्ट पकड़ो, तुम अपना विद्यालय पकड़ो, तुम्हारी नौकरी पकड़ो, किसी को कुछ नहीं आप चाहिए यहाँ पर। तो यूं ही राय साहब की उपाधि का त्याग कर देते थे। और जब देखे कि ये जनता कितने लोकप्रिय हो चुके थे, भाई एक पार्षद के रूप में इतने लोकप्रिय हो चुके थे, नगर पालिका के जो अध्यक्ष के रूप में इतने लोकप्रिय हो चुके थे कि किसी वाहन में घर नहीं जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल जाते जाते निराकरण करते जाते थे। इतने ज्यादा लोकप्रिय होने के कारण जनता ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दी। आपका यहाँ पर सीधे सीधे प्रश्न बन जाता है इतिहास में कि लोकप्रिय की उपाधि किसे मिला था, किसने राय साहब की उपाधि त्याग किया था? तो आपको सीधे सीधे नाम यहाँ पर आना चाहिए, वामन राव लाखे हैं, जिनको राय साहब की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा मिली थी, जिन्होंने त्याग कर दिया था और जनता के द्वारा यह उपाधि मतलब लोकप्रिय की उपाधि इन्हें प्रदान किया गया था। ऐसा त्याग करने का समय कब था? असहयोग आंदोलन में था। यह भी प्रश्न अलग बार आया है कि असहयोग आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि त्याग करने वाले व्यक्ति कौन थे? एकमात्र यही थे, एकमात्र व्यक्ति राय साहब की उपाधि त्याग करने वाले यही थे। अब आते हैं राय बहादुर। एक व्यक्ति, इससे पहले 2020 की पीएससी में आया था, प्री में आया था कि राय बहादुर की उपाधि त्याग करने वाले व्यक्ति कौन थे। उसमें सबको इनका नाम ले लिए थे, लाखे जी का नाम लिए थे, गलत हो गया था, वो तो राय साहब थे, राय साहब की उपाधि त्यागने वाले थे ये तो। लेकिन राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया था? वह थे नागेंद्र डे। यही पे याद रख लीजिए। डे से याद कर लेना है, हर डे बहादुरी करना है, ठीक है। ये देखो डे लगा है, डे मने दिन, हर डे मंडे संडे, और यहाँ पर बहादुर, तो हर डे बहादुरी करना है, ऐसा करके याद कर लेना। तो ये राय बहादुर की उपाधि नागेंद्र डे को मिली थी, यह भी इन्होंने त्याग कर दिया था असहयोग आंदोलन के समय। अब हम देखते हैं यहाँ पर लाखे जी का, लाखे जी ने अपनी उपाधि का त्याग कर दिया था। हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट डेट अब देख लीजिए यहाँ पर, राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1922 का समय है, 1921 का समय है ना, ये असहयोग आंदोलन का समय चल रहा है। असहयोग आंदोलन 1920, 21, 22 तीनों असहयोग आंदोलन का समय है। कोई भी दायरा 3 साल 4 साल, प्रथम विश्व युद्ध भी तो कितने साल तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध भी तो कितने साल तक चला था। तो वैसे ही यहाँ पर असहयोग आंदोलन का समय चल रहा है, 20 के बाद 21 आया है। 5 फरवरी का डेट याद रखेंगे, एकदम कंठस्थ याद रखेंगे, 5 फरवरी 1921। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, वामन राव लाखे के द्वारा की गई थी। यहाँ पर सरकारी स्कूल थे, सबका परित्याग कर दिया गया था। किसी के भी ब्रिटिश सरकार के स्कूल में कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, सबने त्याग कर दिया था। अब अपने स्कूल यहाँ पे स्थापित किए गए, हमारे ही शिक्षक होंगे। क्या भारतीय शिक्षक अच्छे नहीं थे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे, उनको मौका नहीं मिल रहा था, पर अब मौका मिलना चालू हो गया असहयोग से। यहाँ पर रायपुर में इन्होंने राष्ट्रीय, रायपुर याद रखिएगा, रायपुर में कर रहे हैं क्योंकि रायपुर से संबंधित है, इसलिए रायपुर में कर रहे हैं। रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इन्होंने की 5 फरवरी 1921 में। यह क्वेश्चन आ चुका है वर्ष के हिसाब से कि वामन राव लाखे ने
कब राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी? तो आ जाएगा 5 फरवरी 1921 में की थी। यह प्री में आ चुका है, पीएससी प्री में आ चुका है। और जो ये स्कूल बना था, इसके संचालक समिति के मंत्री वामन राव बलीराम लाखे ही बने थे। अब यहाँ पे एक लाइन और देख लीजिए, 1922 से 25 और 1931 से 34, यह 2 डेट को देखना है। इसके बीच क्या हुआ था? रायपुर म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, जो नगर पालिका क्षेत्र है म्युनिसिपल कमेटी, उसके अध्यक्ष रहे हैं यह 2 बार, 1922 से 25 और 1931 से 34। बस 2 डेट को आप बीच का समय को याद रखना है। पांच पांडव याद है आपको? 5 पांडव याद आए कल की क्लास में? ठाकुर प्यारेलाल की क्लास में 5 पांडव मैंने बताया था। 5 पांडव में एक पांडव आप पढ़ लिए थे, वो कौन थे? ठाकुर प्यारेलाल। ठाकुर प्यारेलाल किस भूमिका में थे? अर्जुन की भूमिका में थे। प्यारा अर्जुन कर लीजिएगा, ठीक। अब 1930 का ही वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं फिर से। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय चल रहा था। रायपुर में 5 पांडवों का गठन यहाँ पर किया गया था। 5 पांडव में ऐसी ऐसी भूमिका निभा रहे थे कि सबको यहाँ पर एक एक उपाधियां दे दी गई थी, अपने ही दिया गया था कि भाई तुम युधिष्ठिर की तरह कार्य कर रहे हो, तुम अर्जुन की तरह कार्य कर रहे हो, तो उनको 5 पांडव मान लिया गया और संबोधित किया गया, आप तो 5 पांडव हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से एक बार, ऐसे करके आपके 5 पांडव क्लियर हो गए। यहाँ पर ना 5 पांडव से क्वेश्चन आया हुआ है। तो रायपुर में 5 पांडव की बात हो रही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो यहाँ पर युधिष्ठिर बने थे वह सीधे सीधे वामन राव बलीराम लाखे थे। युधिष्ठिर, पहला वाला व्यक्ति युधिष्ठिर वामन राव बलीराम लाखे ही थे। दूसरे नंबर पे आते हैं भीम। मैंने कहा था लक्ष्मी भी होगी, नारायण भी होंगे, तो भीम का समय हो जाएगा। भाई दोनों का आशीर्वाद मिलेगा तो कितना बड़ा समय होगा, तो भीम समय कर लेना, बड़ा समय। भीम मतलब क्या होता है? बड़ा। तो भीम हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण दास हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं अर्जुन। प्यारे अर्जुन कर लेना है, अर्जुन बहुत प्यारे हैं, तो ठाकुर प्यारेलाल अर्जुन की भूमिका में। अब आते हैं नकुल। नकुल में याद रखना है एक ही मुस्लिम व्यक्ति थे, यह मोहम्मद अब्दुल रऊफ, याद रखना है। उसके बाद सहदेव, लास्ट में है सहदेव, तो सहदेव हो जाएंगे शिवदास डागा। 40 का समय आ गया व्यक्तिगत आंदोलन, व्यक्तिगत आंदोलन याद आ गया। 1940 का समय व्यक्तिगत आंदोलन, यह वर्ष भी भारत के इतिहास में बाकायदे पूछा गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पूछा गया है कि व्यक्तिगत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। 1940 के समय। 40 को याद रखेंगे कि यह व्यक्तिगत आंदोलन का वर्ष है। तो यहाँ पर यह भी माधवराव सप्रे नहीं, वामन राव लाखे भी यहाँ पर व्यक्तिगत आंदोलन में शामिल थे यहाँ पर। अब आते हैं 1942। 1942 का समय आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन का समय आ गया। इसमें यह भी शरीक हुए थे, यह भी पूरा योगदान दिए थे रायपुर क्षेत्र से। स्वदेशी, अच्छे से पढ़ते हैं फिर देखो। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का समय है। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर नियम क्या अपनाया गया था गांधी जी के द्वारा कि सभी को यहाँ पर विदेशी वस्त्रों का त्याग करना है। यह तो उस समय भी चल रहा था, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा तेज हो गया था, तो विदेशी सारी चीजों का त्याग करना था। आप लोग भी विदेशी चीजें लेते हो, विदेशी चीजें हानिकारक होती है, इससे राजस्व भारत को तो मिलता नहीं है, विदेशों को चला जाता है। तो सारी चीजें यहाँ बन रही हैं, अब मैन्युफैक्चर हो रही हैं, उस तरह से देखिए। तो यहाँ पर क्या करना है? विदेशी वस्त्रों का त्याग करना है और स्वदेशी वस्त्रों को यहाँ पर अपनाना है। खादी का प्रचार इन्होंने बहुत ज्यादा किया, सब तरफ जा जाके चरखे का प्रचार, चरखे से बने वस्तुओं का प्रचार किया। उसमें क्या था? चरखा ही था। जब हमारा फ्लैग बना था तो उसमें बीच में जो 24 आप देख रहे हो गोल घेरा, वो किस चीज का प्रतीक है? चरखे का प्रतीक है। और 24 चक्र, 24 उसमें जो बालियां ऐसे लगी हुई हैं, वो चरखे से ही लिया गया है। पहले वो मूल रूप से चरखा ही वहां पर अंकित था ना, पूरा चरखा बना हुआ था, उसको अपडेट किया गया है। तो 24 उसमें घेरे ऐसे करके लाइन करके बनाएंगे। अब आते हैं 1945 का समय आते हैं। 1945 देख रहे हो, यहाँ आगे बढ़ गए हैं। 1942 के बाद 1945 का समय आ गया है। बलौदा बाजार का नाम याद रखेंगे। यहाँ पर किसानों हेतु कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की गई। राइस मिल, जो राइस मिल आप देख रहे हो, वह राइस मिल की बात हो रही है। पहला इन्होंने स्थापना किया है बलौदा बाजार में 1945 में, कोऑपरेटिव राइस मिल, इसको याद रखना है। फिर देख लो, ये तो मैंने बता दिया है कि 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे, बहुत अच्छा कार्यकाल था इनका। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह पढ़ना है आपको यहाँ पर, जब भारत की आजादी में जब इतने लोग थे और उसमें शामिल थे कौन?
वामनराव लाखे थे। पूरा स्वतंत्रता संग्राम का पूरा समय इनके सामने बीता है। आजादी के ये सपूत थे। जब भारत की आजादी हुई तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो आजादी का पहला ध्वज फहराए थे, वह नागपुर के सीताबर्डी में फहराए थे। यह फहराने वाले से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन कहां पर ध्वज फहराया था, पहला आजादी का ध्वज। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 में जब वामनराव लाखे की बात आती है कि वामनराव लाखे का जब यहाँ पर देखते हैं तो इन्होंने आजादी का पहला तिरंगा कहाँ पर फहराया था, तो यहाँ पर देखिए यह रायपुर के गांधी चौक में, रायपुर का जो गांधी चौक है वहां पर आजादी का पहला तिरंगा फहराने वाले व्यक्ति थे, छत्तीसगढ़ के यही थे। यहाँ पर मुख्य रूप से जो मुख्यालय था रायपुर, वहां पर आजादी का तिरंगा लाखे जी ने ही फहराया था। अब इनकी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कार्य करते थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए देख रहे हो आप, 5 फरवरी 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना रायपुर में किए थे और यहाँ पर एबीएस स्कूल की भी स्थापना किए थे। खुद अपने ही प्रयासों से किए थे, किसी से कोई सहयोग नहीं, खुद के प्रयासों से किए थे। तो इनकी मृत्यु के बाद इसी एबीएस स्कूल का नाम बदलकर श्री वामनराव बलीराम लाखे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाम रखा गया है। थोड़ा बहुत देख लो, नहीं आ रहा है फोटो अच्छे से ना। तो ऐसा बहुत बड़ा स्कूल है जो यहाँ पर वामनराव बलीराम लाखे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर यहाँ पर नाम से स्थापित किया गया है। तो एक व्यू पता होना चाहिए कि हाँ इतना बड़ा स्कूल इनके नाम से चल रहा है।